हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, किस किस बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन होता है और मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 पीसीएम ग्रुप के सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और हम आज क्या सीखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, और अगर स्टेट ऑफ मैटर होता है तो इज स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरकन्वर्टिबल। फिर उसके बाद जो तीनों स्टेट हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस, उनकी बात करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर बात करेंगे। कुछ यूनिट्स और यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर के टर्म में देखा जाए तो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो इंटरकन्वर्टिबल होता है। वो किस बेस पे हम बोल सकते हैं? वो इस बेस पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर। स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरकन्वर्टिबल। इट्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टेट ऑफ मैटर आपको पता है कि जनरली हम तीन स्टेट जानते हैं। पहला जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या होता है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। तीसरा क्या होता है? गैसियस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अगर हम बात करें कि इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एक्सप्लेन करने के लिए कि हम ले लेते हैं वाटर को। अगर हम वाटर को ले लें, वाटर क्या है? वो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी। अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, वो किस टर्म में होता है? वो आइस में होता है। और ये प्रोसेस इंटरकन्वर्टेबल है। आइस से किसमें बनता है? वो लिक्विड फेज में वाटर में बनता है। फिर वाटर के बाद किसमें आता है? वो वेपर फॉर्म में होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आइस कैसा है आपका? सॉलिड है। वाटर कैसा है आपका? लिक्विड है। वेपर कैसा है आपका? गैस है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ये सारी चीजें क्या होती है? स्टेट में कन्वर्टेबल होते रहते हैं। तो अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा, उस प्रोसेस का नाम भी होता है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि सॉलिड में अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या, वो लिक्विड फेज में चले जाते हैं, मतलब वो मेल्ट करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? अगर सॉलिड से लिक्विड गया है तो इसको बोल देते हैं मेल्टिंग। इसमें क्या है, अगर इसको समझा जाए मेल्टिंग प्रोसेस को, तो अगर एक पॉट में आप अगर एक आइस क्यूब रख देते हैं तो समय के साथ साथ देखते हैं कि जो आइस की क्यूब की साइज है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है और पॉट में क्या क्या होने लगता है? वाटर फिल होने लगता है। तो क्योंकि आइस क्यूब का टेम्परेचर बहुत कम था, जब वो एटमॉस्फेयर में आया तो उसके टेम्परेचर में थोड़ी सी इंक्रीज होने लगी, जिससे क्या हुआ, सॉलिड जो हमारा होने लगा क्या, वो मेल्ट करने लगा। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए हल्का सा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिला है। और अगर आप वाटर को एक पॉट में लें, उसको फ्लेम के ऊपर रखें और उसको हीट करते हैं, तो हम देखते हैं सर्टेन टाइम में, कुछ समय बाद वाटर का अमाउंट जो है वो कम होने लगता है और उसमें से वेपर एटमॉस्फेयर में जाने लगती हैं। इस फेज चेंज को हम क्या बोल देते हैं? वेपोराइजेशन। इतनी बात समझ में आई। तो इन दोनों इंटर कन्वर्जन में क्या आपको देखने को मिला, जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा था तो मेल्टिंग का प्रोसेस अकर किया। मेल्टिंग प्रोसेस होने के लिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। फिर अगर लिक्विड से गैस बनता है तो भी हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, अगर अब इस प्रोसेस को हम अपोजिट करके देखें, लिक्विड से सॉलिड को किया जाए, तो अगर हमें वाटर से आइस बनाना हुआ तो हम क्या करते हैं भैया, वाटर को क्या करते हैं? कूल करते हैं। कूल करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है कि हमारा लिक्विड फेज जो है वो सॉलिड फेज में चला जाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं?
इसको बोल सकते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। क्या बोल सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड सॉलिड में बन रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के फॉर्म में चले जाते हैं। उनके बीच का जो हमने अपनी आपको पहले प्रॉपर्टी बताई हुई है कि उनके बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है। इससे क्या होता है? वो फ्रीज कर जाते हैं। जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है वो हमको एक और नाम से जानेंगे, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल ई होगा। अच्छा, आपको पता है अगर लिक्विड को सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं तो जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है आप समझिए। आप डेली लाइफ की चीजों से इसको हम रिलेट करके देखते हैं। आप पानी की बोतल में अगर 1 लीटर का बोतल है उसमें 1 लीटर पानी फिल करके रखते हैं और उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब वो फ्रिज हमारा खूब ठंडा कर देता है पानी को, तो पानी की बोतलें फट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है लिक्विड फेज में वो कम रहता है वाटर का, और सॉलिड फेज में क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या होता है अगर हम गैस से लिक्विड फेज में जाएं? अगर हम गैस से लिक्विड फेज में चले जाएं तो क्या करना पड़ेगा भैया? गैस से लिक्विड फेज में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? उसको बोल देते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोल देते हैं भैया? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस होने के लिए क्या करना पड़ता है? गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है। आपको पता है कि गैस जो होती हैं वो फ्री स्टेट में होती हैं। अगर गैस को प्रेस किया जाए, उस पे प्रेशर लगा जाए, तो गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कंप्रेसिबल होते हैं। तो उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, जिनमें जिससे उनकी कूलिंग होने लगती है। ठीक है? अभी तक जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहे थे, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? गैस से लिक्विड जाने के लिए हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ये 4 प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर सॉलिड से हम गैस फेज में चले जाएँ, बिना लिक्विड फेज में गए हुए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि हम सॉलिड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो लिक्विड फेज में ना जाके सीधा गैस फेज में वेपर बना देता है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो जो आप देखते होंगे नैप्थलीन की बॉल्स जो होती हैं, नेपथलीन की जो बॉल्स होती हैं वो सॉलिड फेज में होती हैं, लेकिन टाइम के साथ हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। तो नेपथलीन बॉल का सीधा सॉलिड से वेपर बन जाना क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। नेपथलीन का बॉल वही, जब आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो जब आप यूरिनल के लिए यूज करते हैं पब्लिक टॉयलेट को, देखते हैं जो एक स्मेल सी आती रहती है, उसमें छोटे छोटे बॉल्स रखे रहते हैं, वो होती है नेपथलीन की बॉल। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इसी प्रोसेस को हम उल्टा करें, अगर हम गैस से सॉलिड फॉर्म में चले आए, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिपोजिशन। क्या बोल देते हैं? डिपोजिशन। अगर वेपर को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाए, वेपर को अगर कंप्रेस कर दिया जाए, उसकी कूलिंग कर दी जाए, मतलब टेम्परेचर कम करके प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पाया जाता है, तो हमारा डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं, बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया? चलिए इस प्रोसेस को हम समझते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि अगर सॉलिड से लिक्विड में गया है तो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, टेम्परेचर का इंक्रीज होता है, और अगर लिक्विड से गैस में गया है तो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है। वेपोराइजेशन के प्रोसेस में भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एक मोशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो आने के टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उनके अंदर मूवमेंट बढ़ती जाती है, और एक ऐसा टेम्परेचर आने के बाद वो अपना जो फिक्स वॉल्यूम होता है वो उसके बाहर निकल जाते हैं और वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और अगर आपका लिक्विड से सॉलिड बनता है तो हम क्या करते हैं? लिक्विड को कूल करते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं, तो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और अगर गैस से लिक्विड में जाते हैं तो गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जिससे उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को कम करने से कूलिंग की प्रोसेस होती है, जिससे हमारा गैस क्या होता है? कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और अगर सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में चला जाए, अगर सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए,
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं, ठीक है। और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड्स का बनता है तो कूलिंग को बोल देते हैं इसको, या बोल देते हैं हम डिपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक बड़े अच्छे से समझ में आ गया। सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि नैप्थलीन के बॉल को लिया जाता है, और बाकी प्रोसेस को समझने के लिए क्या करते हैं हम, वाटर, आइस या वेपर, ये जो तीनों फॉर्म में पाई जाती है हमारी H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि द स्टेट ऑफ मैटर इज इंटरकन्वर्टिबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब जो मैंने पीछे जो प्रोसेसेस डिस्कस किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैं एक बार आपको समराइज वे में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या है। इट इज फेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, एंड कॉमनली नोन एज मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है जिस टेम्परेचर पर, मतलब अगर हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका फेज चेंज हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ठीक। अब बात आती है सॉलिडिफिकेशन की। द फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ये क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, टेम्परेचर कम करते हैं लिक्विड से इसमें आने के लिए, सॉलिड में आने के लिए, ठीक है। अब बात नेक्स्ट टर्म की करते हैं, क्या प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन जो होता है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब अगर सॉलिड स्टेट से टेम्परेचर हम इंक्रीज करते और वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है, बिना लिक्विड स्टेज में गए हुए, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, सब्लिमेशन बोल देते हैं। और जो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है वो है डिपोजिशन का। वो डिपोजिशन प्रोसेस क्या होता है कि द कन्वर्जन फ्रॉम गैसेस स्टेट टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब्लिमेशन का ऑपोजिट है। इसमें क्या करेंगे आप, आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, तो जो गैसेस होती हैं वो किस फॉर्म में डायरेक्टली चली जाती हैं, वो चली जाती हैं सॉलिड फेज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे कौन सा प्रोसेस आ जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेपर और गैसेस स्टेट टर्निंग बैक इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर का रोल नहीं है, यहाँ पे है प्रेशर का रोल। तो जो प्रेशर का रोल है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। आप इतना समझ जाइए कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है उसमें वेपर या गैसेस स्टेट का वो टर्निंग बैक मतलब पीछे चलाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी गई हैं, एक लिखा गया है बॉइलिंग और एक लिखा गया है इवेपोरेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो चेंज हो जाते हैं किसमें, वेपर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ दो तरीके से। पहला तरीका लिखा हुआ बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना होती है। बल्क फिना मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बल्क में इकट्ठे आपका वेपराइज फॉर्म में चले जाते हैं। और इवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस होता है कि वो सरफेस फिनोमेना होती है। जो सोर्स आपका है जिससे टेम्परेचर आप दे रहे हैं उससे क्या होता है, वहां पे जो एक सरफेस का सिर्फ जो मॉलिक्यूल होंगे वो ही अपना स्टेट चेंज करते हैं, ठीक है। तो वेपोरेशन में आपके दो प्रोसीजर होते हैं, एक बॉइलिंग होता है, एक इवेपोरेशन होता है। बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमेना होता है और इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। सारे प्रोसेसेस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, टेम्परेचर की बात अगर हम कर लें, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिससे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूअसली टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं तो जो उनकी मोशन है उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाता है। ये इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है। और टेम्परेचर हम अगर डिक्रीज करते हैं तो कूलिंग की प्रोसेस होती है, वेपर से लिक्विड बनता है और लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। अगर बात करें अब हम प्रेशर की, तो सॉलिड्स पे और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि सर
इनका प्रेशर जो है उसका इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पे क्यों नहीं पड़ता है? तो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सॉलिड जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? वो रिजिड फॉर्म में पाया जाता है। रिजिड फॉर्म में पाया जाता है। रिजिड फॉर्म में पाने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर नहीं होती। सॉलिड पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होते हैं, मतलब उनका शेप चेंज नहीं होता है, वो क्या कर जाते हैं? वो ब्रेक कर जाते हैं। इसलिए उनका प्रेशर लगाने से या प्रेशर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स पे प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर है सॉलिड के कंपेरिजन में, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना इनफ स्पेस नहीं है कि इनको हम कंप्रेस कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गैस की, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कंप्रेस करते हैं? कंप्रेस करने के लिए हम जिस कंटेनर में गैस को रखा गया रहता है उसको पिस्टन की हेल्प से उस पे हम प्रेशर लगाते हैं, तो जो गैस होती है उसकी वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिलती है। गैस की वॉल्यूम में डिक्रीज देखने का मतलब ये हुआ कि जो उनके मॉलिक्यूल्स थे जो बहुत दूर दूर थे, अब उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम होने लगती है, जिससे क्या होता है? गैस का लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो गैसेस हैं वो कंडेंस होने लगती हैं और वो लिक्विड फेज में चली जाने लगती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? मैंने आपको बता दिया कि मैटर पर टेम्परेचर का और प्रेशर का कैसे और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन बड़े इजी वे में पूछ लेता है आपसे कि वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं? तो गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग है, हमारी बॉडी के सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? वेपराइजेशन का प्रोसेस होने लगता है, जिससे हम स्वेटिंग करने लगते हैं। स्वेटिंग करने से क्या मतलब होता है कि अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो जो कॉटन होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो हम जो स्वेटिंग होती है, अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको कूल फील कराता है। बस इतनी सी बात रहती है। फिर अगर एक एग्जांपल की और बात करूं आपसे कि अगर जो आइस होता है वो पानी के ऊपर तैरता क्यों रहता है, लेकिन अदर सॉलिड्स देखें तो सॉलिड में जो सॉलिड्स होते हैं वो वाटर में डूब जाते हैं। तो जो आइस है वो वाटर में सिंक क्यों नहीं करता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे जो आइस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो आइस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। केज मतलब क्या होता है? पिंजरा। मतलब आपने अगर पिंजरा देखा होगा तो देखा होगा कि पिंजरे के बीच में खाली स्पेस बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी भी मैटर में उनके बीच की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो आइस है उसकी डेंसिटी जो है, अब बात किसकी आ जाती है? डेंसिटी की। तो जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाता है। अब आपको ये चीजें पता होंगी कि जिस भी मैटर की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से या किसी लिक्विड से, वो उस लिक्विड में सिंक कर जाते हैं, और जिस भी मटेरियल का या मैटर का डेंसिटी कम होता है वो आइस के ऊपरी सरफेस पर क्या करते हैं? फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आइस जो है उसका जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है? वो कम है, इसलिए वो क्या करता है? वाटर के सरफेस पर तैरता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको पिछले पिछले स्लाइड पे समझाया बड़े अच्छे तरीके से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और मैंने सबसे पहला एग्जांपल यही लिया था कि आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो वेपर होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं। ये चीजें आपको अच्छे से मैंने बता दी हैं। अगर ही इन्हीं प्रोसेसेस का जो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन रहा है, तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और कूलिंग का फिनोमेना होने लगती है। ये तो बात समझ में आ गई। और ये सारी चीजें किस पे अप्लीकेबल होती हैं? सिर्फ सिर्फ सॉलिड्स पे और लिक्विड्स पे।
मैंने बता दिया कि सॉलिड में क्या होता है, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है, उन पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बताना है मैंने कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स एंड liquids because they are incompressible. If we apply pressure on solid, they will break down, and in liquid, no enough space between their particle to get compressed. बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दे गैस के केस में तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। There is enough space between the particle of gas. This is due to high compressibility. ये टर्म याद रखिए, हाई compressibility, क्योंकि गैस जो होते हैं वो हाई compressible नेचर के होते हैं। इससे उनका गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पर वो किसमें टर्न कर जाते हैं, वो लिक्विड में हो जाते हैं टर्न। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस किस पे अकर करता है, प्रेशर को इंक्रीज करने पर। ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो होती है केल्विन, और केल्विन का रिप्रेजेंटेशन होता है के। ठीक है, अब जितने ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जो मेजरिंग स्केल हैं टेम्परेचर के, उनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। उनके यूनिट कन्वर्जन के लिए फार्मूला नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस से केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और केल्विन से सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये फार्मूले सारे मेंशन किए हुए हैं। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बेसिकली आए कहाँ से हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये 3 स्केल हैं, एक डिग्री सेल्सियस का है, अगर दूसरा स्केल हम लें डिग्री फ़ारेनहाइट का, तीसरा स्केल लें वो क्या है, केल्विन का। तो जो डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है स्केल, वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम रेंज कहाँ क्या है उसकी, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की जो मिनिमम स्केल है वो 32 है, और मैक्सिमम रेंज कितनी है, वो है 212। अगर केल्विन की बात करें तो मिनिमम रेंज है उसकी 273 केल्विन, और मैक्सिमम रेंज है 373 केल्विन। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इनके बीच का हमको पता चल जाएगा कि कितने डिवीजन हैं। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में जो डिवीजन है वो 100 के बराबर है, और अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो उसमें जो डिवीजन आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आता है 180 डिवीजन के। और अगर केल्विन स्केल की बात करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद जो डिवीजन की वैल्यू आती है वो आती है 100 के। तो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के जो डिवीजन है वो सिमिलर हैं। तो इसके बेस पे भी एक फार्मूला बनता है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। 100 क्या है आपका, ये आपका है डिवीजन, वो इक्वल होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। 180 आपका क्या है, वो है फ़ारेनहाइट स्केल का डिवीजन, और 32 क्या है, वो है आपकी मिनिमम वैल्यू या मिनिमम रेंज, वो इक्वल होता है केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। केल्विन में अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 273 जो है मिनिमम रेंज ऑफ केल्विन स्केल अपॉन 100 विच इज द डिवीजन ऑफ केल्विन स्केल। ठीक है, तो ये फार्मूला भी यहाँ से मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं अगर हम मार्केट जाते हैं, अगर हमको कोई वेजिटेबल परचेज करनी होती है, लेट्स से हम मार्केट जाके आलू खरीदते हैं, तो मार्केट में हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि हमको 2 आलू दे दो, 4 आलू दे दो या 6 आलू दे दो। हम कंप्लीट सेंस में बोलने के लिए बोलते हैं कि हमको 2 केजी आलू दे दीजिए, 4 केजी आलू दे दीजिए या 6 केजी दे दीजिए। तो किसी क्वांटिटी को कंप्लीट सेंस में बोलने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। एक की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरे को बोलते हैं यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट को जब कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है तो हमारा जो क्वांटिटी होता है उसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है। ठीक है,
तो एसआई यूनिट जो मास की होती है वो किलोग्राम में होती है। अब हम आगे के टर्म्स जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, यूनिट ऑफ प्रेशर है, यूनिट ऑफ डेंसिटी है, उसको एक्सप्लेन करूं, उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होगी। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो तीनों एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि दो प्लेनों के या दो एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का मतलब वो राइट एंगल है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, वो भी है 90 डिग्री। जो आपका जेड एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन में या तो बिलो द प्लेन होगा या तो एबव द प्लेन होगा। लेकिन 2D रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बताने का रीजन क्या है? बताने का यही पर्पस है कि अगर हम बात करते हैं लेंथ के मेजरमेंट की, हिंदी में बोले तो अगर लंबाई के मेजरमेंट की बात करते हैं तो किसी एक एक्सिस के अलोंग ही करते हैं। लेट कोई लेंथ अगर L सेंटीमीटर है अलोंग द एक्स एक्सिस, या अलोंग द वाई एक्सिस वो लेंथ L मीटर है और अलोंग द जेड एक्सिस वो L किलोमीटर है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में हो, किलोमीटर में हो या मीटर में हो, लेकिन वो होती किसी एक ही एक्सिस के अलोंग। तो हम लेंथ की अगर यूनिट को देखें, लेंथ की जो एसआई यूनिट निकल के आती है वो होती है मीटर। या तो मीटर बोल दे या मीटर की पावर 1 बोल दे हम, क्योंकि अगर पावर 1 है तो वहां पे हम 1 नहीं लगाते हैं। ये बात लेंथ के लिए भी होगी, ये बात ब्रेड्थ के लिए भी होगी, ये बात हाइट के लिए भी होगी, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये किसी एक ही एक्सिस के अलोंग मेजर किए जाते हैं। अगर अब बात करते हैं हम एरिया की, तो एरिया जो होता है वो बिटवीन टू एक्सिस होता है। अगर हम ये एरिया ले लें, ये वाला एरिया, तो आप देख पा रहे होंगे ये दो एक्सिस, एक्सिस एक्स और एक्सिस वाई के बीच में बना हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एरिया के मेजरमेंट में दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एसआई यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो एरिया का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पावर 2 होता है। 2 पावर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस इन्वॉल्व थे। अब इसी बेस पे अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल होगा कि ये सेंटर ऑफ ओरिजिन जो ओ बोलते हैं, अगर हम अगर यहाँ पे एक ग्लास को रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो जो ग्लास की हाइट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जब ग्लास की ब्रेड्थ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और जो ग्लास की डेप्थ है वो वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को मेजर करने में आपको तीनों एक्सिस को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो होगी मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई? क्यूब हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे थे। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर की। तो यूनिट ऑफ प्रेशर समझने से पहले हम प्रेशर का फार्मूला देखते हैं। जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो P इक्वल टू एफ अपान ए होता है, जहां एफ जो है वो फोर्स है और ए क्या है, एरिया है। पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स क्या होता है, वो प्रेशर होता है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है वो जानेंगे हम। उसके पहले हम ये जानते हैं कि फोर्स की क्या यूनिट होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एरिया की यूनिट हमने निकाली है एसआई में, क्या, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या निकल के आई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज न्यूटन मीटर रेज टू द पावर -2। यहाँ पे मीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, पावर पॉजिटिव में थी, वो न्यूमरेटर में गया, पावर नेगेटिव हो गई, और इसको ही हम बोल देते हैं पास्कल, जो कि ऊपर यहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है D इक्वल टू मास, दैट इज M अपान वॉल्यूम, दैट इज V। और डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, D से करते हैं या रो से करते हैं। हमको एसआई यूनिट ऑफ मास पता है जो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब।
तो डेंसिटी का जो यूनिट निकल के आया वो निकल के आया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक किसी बर्तन में आप वाटर को रखते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाने के बाद वाटर आपका बॉयल करने लगता है। अगर बॉयल होने पर भी उसको हम कंटिन्यूअसली हीट देते रहते हैं, तो आप देखते हैं कि जो वाटर की लिक्विड फेज में क्वांटिटी है वो कम है और वो वाटर वेपराइज हो रहा है। तो जितना हीट हम दे रहे हैं उसको, क्या वो सारी हीट इन्वायरमेंट में चली जा रही है? ऐसा नहीं है। कुछ हीट की अमाउंट जो होती है वो वाटर में ही, लिक्विड फेज में ही उसमें रिजर्व रहती है, या यूं कह दे कि उसमें ही हिडन रहती है। तो वो जो हिडन हीट है लिक्विड फेज में, वही हमारी होती है लेटेंट हीट। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वो उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ऑफ मैटर। मैंने आपको जो बताया कि लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ी उसको क्या करने में, अपना फेज चेंज करने में। फेज चेंज करने में जो हीट की जरूरत पड़ी है वही हमारा होता है लेटेंट हीट। बात समझ में आ गए? अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसी हीट एनर्जी जिसका रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which it changes state from solid to liquid। बात समझ में आई? अब बात करते हैं latent heat of vaporization की। The heat energy required to change 1 kilogram of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। मतलब latent heat of vaporization ऐसी हीट होती है, ऐसा एनर्जी होता है जिसको लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए उसका अमाउंट कितना है? 1 किलो। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए 1 atm के प्रेशर पे और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric of liquid environment। मतलब अगर लिक्विड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है एक ऐसे टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आपको मैंने मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। लेटेंट हीट क्या होती है? वो एक ऐसी हिडन हीट होती है जो कि स्टेज चेंज के दौरान हमारे फेज में या हमारे लिक्विड में या हमारे किसी भी स्टेट में मौजूद रहती है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है केमिस्ट्री का, क्लास 9 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।